नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने हर गुरुवार की तरह आपके दिल की बात मेरे जरिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वही अपने कार्यक्रम में दिल की बात आपके साथ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो आपने 3-4 दिन पहले ही देखा होगा, टीवी पर होगा या फिर वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि स्वप्निल लोणकर जो पुणे में रहने वाला, दोस्तों एक नहीं 2 बार जिन्होंने एमपीएससी की एग्जाम देने के बावजूद उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों सोचिए, एक बार ये एमपीएससी मायाजाल है। ये 5वीं या 6वीं या 10वीं की एग्जाम नहीं, एमपीएससी पास होना बहुत मुश्किल है, आप सभी को पता है। एक नहीं 2 बार एग्जाम पास होने के बावजूद उस पर सुसाइड करने की नौबत आ गई। मैं आपको उसके एक सुसाइड नोट पढ़ के बताता हूं, आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है उसका। येणारा प्रत्येक दिवसासोबत फक्त वय ओझं वाढत जात आहे। 2 वर्ष झाली पास आउट होऊन आणि 24 वर्ष संपत आलंय। घरची एकंदर परिस्थिती, परीक्षा निघणाऱ्या आशेवर घेतलेलं कर्ज, खाजगी नोकरी करून कधीही फिटू न शकणारा कर्जाचा डोंगर, घरच्यांच्या व इतर सर्वांच्या वाढत्या अपेक्षा व माझी व मी प्रत्येक वेळी व प्रत्येक ठिकाणी कमी पडलोय। कोरोना नसता तर एखाद वेळेस सर्व परीक्षा सुरू झाल्या असत्या, आयुष्य खूप सुंदर झालं असतं, चांगलं झालं असतं, मी जे चाहतो ते प्रत्येक साध्य झालं असतो। परंतु आता हे कोरोनामुळे, समजा या काही कारणामुळे हे सर्व संपलेलं आहे। कोणतीही व्यक्ती याला कारणीभूत नसून हा सर्वस्वी माझा निर्णय आहे, मला माफ करा। 100 लोकांचं आयुष्य अगर माझ्या कुर्बानीमुळे अगर होत असेल तर मला हे करण्यात जराही दुःख वाटत नाही। दोस्तों, आपने उसकी ये सुसाइड नोट पढ़ी। सोचिए दोस्तों, आज एमपीएससी की एग्जाम के लिए वो एसएससी में 90% लेने वाला लड़का इंजीनियर जॉब कर रहा था, इंजीनियर बना हुआ था वो। उसके बाद वो कह रहा है कि पिताजी को इतना कर्जा सर पे आ गया है तो कोई प्राइवेट जॉब कर वो कर्जा न फेडेगा। इसके लिए वो एमपीएससी एक नहीं दोस्तों 2 बार कोशिश करके और पास हुआ। कोरोना के वजह से या और कोई वजह से सरकार ने इंटरव्यू रुका दिए, मुख्य परीक्षा रुका दी। वो सब से टेंशन में आकर उसने ये सुसाइड की। और अब कोरोना गया नहीं है, फिर भी उसके मौत के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है 31 जुलाई तक इतनी सीट भरी जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि आपको एक कुर्बानी चाहिए। जब एक लोग कोई कुर्बानी देगा तब आप ये भरोगे। देखो दोस्तों, यही नहीं और एक उदाहरण है। एक निरंजन कदम जो यमतवाड़ में रहता है, फार्मेसी इंडस्ट्री से वो काम कर रहा है। उसने 2013 से, दोस्तों ध्यान रखिए, 2013 से उसने कोशिश की, 2020 में वो पास हुआ। उसके बाद एग्जाम हो गई 2019 में, सॉरी दोस्तों 2019 में वो एग्जाम पास की, इंटरव्यू हो गया, कलेक्टर का नियुक्त हो गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहां है ये उसे बताया नहीं गया। ये उसकी आप बीती है दोस्तों। हजारों बार वो मंत्रालय के दरवाजे पे गया, हमरी तुमरी के उसे आंसर दिए गए, कंटाल कर वो अपने गांव फिर से चला गया। दोस्त सोचो, सब एग्जाम पास होने के बाद 2013 से वो एग्जाम दे रहा है, 2019 में अगर एग्जाम पास होता है, मुख्य एग्जाम पास होता है, उसके बाद इंटरव्यू में पास होता है, कलेक्टर करके उनकी तहसीलदार करके उसकी अगर नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसे कहां जाना है, किस पोस्ट पर जाना है, यह बताया नहीं जाता। आज वो लड़का उसके गांव जाकर बच्चों को एमपीएससी एग्जाम किस तरह देनी है ये बता रहा है। अगर कोरोना होने की वजह से आपने इनकी सबकी पोस्टिंग रुका दी या और कोई वजह से रुका दी, तो आज एक बलि जाने के बाद, आज एक सुसाइड होने के बाद विरोधी पक्ष उठा। कोई कह रहा है उसे 50 लाख दीजिए उसके फैमिली को। क्या 50 लाख या 5 लाख देकर वो लड़का स्वप्निल वापस आएगा? आज तक कोई विरोधी पक्ष हो या सत्ता वाले पक्ष ने यह नहीं सोचा। जब एक लड़का सुसाइड करता है तभी इनको पता चलता है और मीडिया और ये सब जागरूक हो जाती है।
दोस्तों यही नहीं, एक और आर्टिकल आया है जो विधि परीक्षा मतलब लॉ के स्टूडेंट के लिए है। इसमें इनमें आज ही कल के पेपर में आया है, विधिज्ञ परीक्षेकडून द्वितीय परीक्षा वर्षाचा निकाल रद्द। आप सोचिए, यहां उनका विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बच्चों को पास कर देती है और फिर कोई विधिज्ञ परिषद वो एग्जाम कैंसिल कर देती है, वो रिजल्ट कैंसिल कर देती है और डिसीजन देती है कि फिर आपको देना पड़ेगा एग्जाम, वो जो कैंसिल की हुई है वो फिर से देनी पड़ेगी। जो ये विधि परिषद के मेंबर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचिए कि ये जो लड़के लोग हैं आज सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हुए और जो फिफ्थ ईयर की एग्जाम देके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनको और रिजल्ट के बाद आगे की पढ़ाई के बारे में या आगे की प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हैं, आप उसको पीछे ढकल रहे हो कि भाई वो पहले की एग्जाम दीजिए। तो फिर आपने यूनिवर्सिटी ने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये पास हो गए करके? मतलब आप में ही तालमेल नहीं है और इसका भुगतान बच्चों लोगों को करना पड़ता है। आज सरकार अपना बचाव करना चाहती है और विरोधी पक्ष वो सरकार गिराना चाहती है, और सरकार का पक्ष जो सरकार में है वो अपना सरकार बचाने में है। मैं हर भाषण में कहता हूं, मिडिल क्लास आदमी हो, बच्चे हो, स्कूली बच्चे हो, इसके बारे में कुछ नहीं होता। सिर्फ ये अपनी सरकार बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और विरोधी पक्ष वो सरकार कैसे गिराए इसके पीछे पड़े हुए। ये जो विधिज्ञ परिषद के है जो भी अधिकारी है, क्या उनके बच्चे, अगर उनके बच्चे होते आखिरी साल में, आखिर जॉब करते वक्त उन्हें पता चलता कि मैं ये एग्जाम देनी पड़ेगी वापस, उन पे क्या बीतता? फिर ये यूनिवर्सिटी कैसे डिक्लेयर करती है एग्जाम लिए बगैर कि आपको परीक्षा लिए बगैर पास किया जाएगा? क्या विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में इनको कोई टेंशन नहीं? आज ये जो स्वप्निल लोणकर ने आत्महत्या की, अगर ये कोई मंत्री का लड़का होता या कोई राज्यकर्ता का लड़का होता, फिर इनको जाग आती? सर मैंने पहले ही कहा, जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको पीसा जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, ये जो समाज में चल रहे हैं, बहुत सोच समझ के लिए मैं एमपीएससी देने वाले हर एक लड़के से विनंती करूंगा, ये जो मायाजाल में फंसे मत आप एग्जाम दीजिए, सब ठीक है, लेकिन आप अपना फ्यूचर कहीं और भी देखिए। आज विद्यार्थी लोग या बच्चे लोग ये सोचते हैं कि मैं एमपीएससी के एग्जाम पास हो जाऊंगा, उसके बाद अपने घर की परिस्थिति में सुधारूंगा, अपने माँ बाप ने जो सपने देखे उसे पूरा करूंगा, लेकिन आपके बीच ये सरकार, कोई भी सरकार हो, ये कभी आपको नहीं होने देगी। ये ऊपर दिख रहा स्वर्ग है, मराठी में कहते हैं ना, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं, वही हो गया आज ये स्वप्निल लोणकर के केस में। आज इन्होंने आत्महत्या कर दी और अभी सरकार को जाग आई, विरोधी पक्ष को जाग आई, तो 31 जुलाई को इतनी सीट भर रही है। तो आज कोरोना नहीं है, आज कोरोना के होते हुए भी आज सीट भर रहे हो आप। एक लड़के के मौत के बाद अगर यही पहले होता तो शायद आज स्वप्निल बचता। नहीं, आपको उसमें वक्त ही नहीं कि हमारे मिडिल क्लास लोग या बच्चों लोगों के सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। इसीलिए मैं आज विनंती करूंगा दादा साहेब से। दादा और साहेब ये दो शब्द है मेरे लिए। दादा मतलब हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, और साहेब मतलब हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब ठाकरे जी। इनसे विनंती करूंगा इस चीज में, ये जो विद्यार्थियों के विषय है, ये विधि लॉ के स्टूडेंट हो या फिर एमपीएससी के स्टूडेंट में ध्यान दीजिए। और भी मुझे डाउट हो रहा है कि जो 31 जुलाई तक की दी है, जैसे कि पहले का अनुभव है हमारा, जीआर निकलेगा, इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है और ये हमेशा होता आया है। तो ये ना हो इस बार, आगे और कोई स्वप्निल लोणकर न बने, इसकी आप
कोशिश करिए कि आगे कोई सत्य लोणकर नहीं बने। तो आप ध्यान दीजिए सर, दादा और साहेब, मैं दोनों से विनती करता हूं कि बस और कितनी कुर्बानी चाहोगे। जब भी कोई व्यक्ति कोई जो क्षेत्र से है वो जब आत्महत्या करता है तो सरकार का ध्यान उस क्षेत्र पे जाता है। आज एमपीएससी के लड़के ने आत्महत्या की तो सरकार का ध्यान एमपीएससी के स्टूडेंट पर गया है। और कई क्षेत्र है ऐसे। दादा और साहेब, आप ध्यान दीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, एक सर्वसामान्य लोगों के तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं। इस बच्चों की सुरक्षता के बारे में सोचिए, इनके भविष्य के बारे में सोचिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हो सके, मैं हमेशा कहता हूं कि हो सके तो ये वीडियो उन सब तक पहुंचाइए कि कहीं ना कहीं ये दादा और साहेब और जो रिलेटेड है इस विषय से उन तक पहुंचे। बस दोस्तों, यही मेरी सबसे विनती है। मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।